तो आइए देखते हैं, इसी को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है या चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। अभी टर्म भी यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला चीज जो है हम लोग देखेंगे कि पीरियडिक टेबल क्या होता है और नीड ऑफ पीरियडिक टेबल, क्या जरूरत थी। ठीक है भाई, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप जानते हैं जब लगभग 17th सेंचुरी की बात हम लोग शुरुआत करते हैं। 17th सेंचुरी में ये कहा गया कि जिस समय 17th सेंचुरी में एलिमेंट जो है अब इसके बारे में चर्चा हो रही थी, उस समय लगभग 31 एलिमेंट्स आर नोन। 31 एलिमेंट्स आर नोन। एलिमेंट्स कम थे, ये हम तब की बात कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 31 एलिमेंट्स आर नोन। ये आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 31। ठीक, एलिमेंट्स उस बिगिनिंग में नोन थे। तो इतने कम एलिमेंट थे, उनको आप उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे आसानी से पढ़ सकते थे। यानी कौन सा एलिमेंट है, एक इसका नाम क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इस तरह से आपने पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एलिमेंट डिस्कवर्ड होते गए और ज्यादातर एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुए वो लगभग 1800 से 1865 के बीच में, और many more elements are discovered. Many more elements are discovered. ढेर सारे एलिमेंट हो गए और ये लगभग एलिमेंट जो हो गया, टोटल एलिमेंट जो हो गए वो 63। लगभग 63। अब एलिमेंट की संख्या धीरे धीरे समय जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, एलिमेंट की संख्या बढ़ रही थी। और एलिमेंट की जब संख्या बढ़ रही थी तो हर एलिमेंट्स को उनकी इंडिविजुअलिटी के आधार पे जो है, यानी उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के आधार पे उनको इंडिविजुअल स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट था। तो क्या किया गया कि इन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया और अरेंज करने के बाद उन्हें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करने की जरूरत पड़ी। टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। जैसे मेटल्स को एक साथ रख दिया गया, नॉन मेटल्स को एक साथ रख दिया गया। मेटल्स मतलब जो इस तरह की प्रॉपर्टी शो करें, मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करें, उन्हें मेटल के साथ रख दिया गया। जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उसे नॉन मेटेलिक कर दिया। जो नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं वो मेटलॉइड हो गए, उन्हें अलग रख दिया गया। मतलब एक क्राइटेरिया डेवलप किया गया। तो अगर हम लोग बात करें नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, कि इतने ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं पाए गए उस समय कि इनको इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग इंडिविजुअल एलिमेंट को स्टडी नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमें क्या जरूरत पड़ी? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और जो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, यानी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ड्यू टू large number of elements can't be studied on the basis of their individuality, can't be studied on the basis of their individuality, hence there is a need of classification of elements. Need of classification of there is a need of classification of elements.
एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन की यहाँ पे तब जरूरत पड़ी। तो अब एलिमेंट्स को जो क्लासिफिकेशन किया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, दीज क्लासिफिकेशन based on the base properties, based on property। अब उसके बाद देखिए, जब एलिमेंट्स को हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया, ढेर सारे एलिमेंट्स हो गए, तो अब उनको जो है टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया। तो जैसे डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल की अगर आपसे पूछी जाए तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या होगी? जैसे पीरियोडिक टेबल देखिए, अगर आपसे कहा जाए पीरियोडिक टेबल तो आप बताएंगे द arrangement of element on the basis of their properties, on the basis of their properties, similar properties in a tabular form called periodic table। ये पीरियोडिक टेबल कहने का मतलब है जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप अरेंज करिए सिमिलर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अरेंज करिए। तो अरेंजमेंट करने के बाद जो एक टेबुलर फॉर्म मिलता है उस टेबुलर फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो शुरुआत में जब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ था पीरियोडिक टेबल पे, तो उस समय जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने एटॉमिक वेट के आधार पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया। और आजकल हम लोग एटॉमिक नंबर बेस्ड पढ़ते हैं, तो अभी इसकी चर्चा भी हम लोग नहीं करेंगे। तो ये आपका जो है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हुआ और पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन हुई। ये 17th सेंचुरी के एंड में जो है लगभग 31 एलिमेंट्स नोन थे, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए वो लगभग इस रेंज में। इसका मतलब है साइंटिस्ट उस समय वर्क कर रहे थे, एलिमेंट डिस्कवर्ड हो रहे थे, मेनी मोर एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, और उस समय एलिमेंट हो गए कितने? 63। मतलब इस डिकेड में आप देखिए लगभग 63 एलिमेंट हो गए, दुगना हो गया। अब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया तो उनको स्टडीज उनकी इंडिविजुअलिटी के आधार पे आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या जरूरत पड़ी? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन की जो है नीड हुई यहाँ पे। और जो एलिमेंट क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और इसी को बेस मान करके पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन दी गई, जिसको आप पढ़ते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ए टेबुलर फॉर्म आर कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ये आपका जो है एक इंट्रोडक्शन हुआ अबाउट द पीरियोडिक टेबल एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आप क्या पढ़ेंगे? आप यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने चल रहे हैं कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से पहले जो और भी साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या वर्क किया था, क्या क्या काम किया था। तो सबसे पहला हम लोग वर्क देखने चल रहे हैं डोबे रानर्स। पहला वर्क हम लोग ऑब्जर्व करेंगे डोबे रानर्स, लॉ ऑफ ट्राइब। डोबे रानर्स लॉ ऑफ ट्राइब। अब देखिए सबसे पहला जो है पीरियोडिक टेबल में जो है इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया, कुछ भी बताया। पहले ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एलिमेंट्स को बताया, और सबसे खास बात क्या थी? इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट लिया।
अब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्रायड। और जो एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया, अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ, सुनिएगा एक पॉइंट सुनिए, बहुत सिंपल चीज है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है तो काफी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, इन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। और इनका जो स्टेटमेंट था, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो कहा था कि जो ट्रायड्स होंगे इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायड्स, एलिमेंट्स आर सिमिलर, ये इन्होंने कहा। ठीक है, ट्रायड्स एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी। इन्होंने कहा कि जैसे सपोज करिए हम 3 एलिमेंट ले रहे हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी 3 एलिमेंट है, ये क्या है आपके? एलिमेंट। ए, बी और सी, इसे इन्होंने क्या नाम दिया? यही ट्रायड है, ये ट्रायड। तो इन्होंने कहा क्या कि अगर आप इन एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज किए हैं, तो पहले और तीसरे का जो एटॉमिक वेट है अगर उसे ऐड कर लीजिए और उसका मीन निकाल लीजिए, तो जो इसका एटॉमिक वेट होगा, मीन का आएगा, वो एटॉमिक वेट किसका होगा? बी का। यानी क्या कहा आपने कि जो एटॉमिक वेट, यानी एटॉमिक वेट ऑफ बी जो है इज इक्वल टू द, इसका एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी अपॉन 2। ये इसी को इन्होंने क्या कहा? दैट इज लॉ ऑफ ट्रायड। यही लॉ ऑफ इनका ट्रायड। इस तरह से इन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया और सिंपल चीज थी, बहुत ज्यादा नहीं था। कुछ एग्जाम्पल इन्होंने जो लिए थे, क्योंकि यहाँ पे खासियत ये थी कि पहली बार इन्होंने कुछ बताया, पहली बार एलिमेंट्स को कोई अरेंज कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ये बहुत बड़ी बात थी कि जहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उन्होंने कॉन्सेप्ट जनरेट किया, लेकिन इनका जो ये लॉ था बहुत लिमिट, हर जगह अप्लाई नहीं होता। अभी देखिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने अगर ध्यान दिया होगा, पहला ट्रायड तो इन्होंने बनाया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है आपको मालूम होगा? इसका 39 होता है एटॉमिक मास, और इसका 9 होता है, और इसका 23 होता है। तो अगर इसको हम लोग निकालें यहाँ पे, तो देखिए 9 प्लस 39, 7 प्लस 39 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। ये वही एटॉमिक मास आ रहा है जो सोडियम का है। तो ये इनका पहला ट्रायड था, ये इनका क्या था? पहला ट्रायड था। और ये एटॉमिक वेट किसका है? वेट ऑफ सोडियम। ये क्लोजली बिल्कुल रिजेंबल्स कर रहा है। दूसरा ट्रायड देखिए इनका, दूसरा ट्रायड इन्होंने लिया था एल्कलाइन का। ये तो एल्कली का था, ये किसका था ट्रायड? एल्कली मेटल्स का था। एल्कलाइन का ट्रायड इन्होंने बनाया था, और एल्कलाइन में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40, और स्ट्रोंशियम का 88, और बेरियम का 137। अगर हम लोग इसका एटॉमिक मास निकालना चाहें तो देखिए 40 प्लस 137 अपॉन 2। अगर इसको देखें तो ये जो वैल्यू आ रही है ये लगभग आएगी 4 3 7 हो गया, यानी 177 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 8.5। ये भी आप गौर से देखिए, ये क्लोजली रिजेंबल्स टू किसके है? स्ट्रोंशियम, क्लोजली
रिजेम्बल्स टू स्ट्रॉन्सियम। इसी तरह से तीसरा देखिए सी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का अगर देखिए, इनका एटॉमिक मास होता है 35.5, इनका एटॉमिक मास होता है लगभग कितना 80, और इनका जो है 127 होता है। अगर आप इसका निकालिए तो 35.5 प्लस 127 अपान 2, ये वैल्यू आ जा रही है लगभग जो वैल्यू आएगी 81 आएगी। कितना आ रहा है 35 और 27 होकर लगभग कितना 62, 162.5 अपान 2 ये हो जाएगा, और ये लगभग आ जाएगा 81.25। यही तो आ रहा है भाई अप्रोक्सीमेट। देखिए तो आप देखिए इसके क्लोजली रिलेटेड, इससे क्लोजली रिलेटेड है, यानी ये इससे रिलेटेड है, यहाँ पे ये इसके रिलेटेड है और यहाँ पे इसका जो है एटॉमिक मास। ठीक है, तो इनका ये ट्रायड्स बन रहा था, ये इनके ये कुछ ट्रायड थे, लेकिन सबसे परेशानी वाली बात क्या है, इनका ये जो ट्रायड्स वाला रूल है ये कुछ एक एलिमेंट तक ही लागू हो पाया, और उसके बाद जो है ये फिर और एलिमेंट्स में ये आपका जो है ट्रायड्स ला जो है एप्लीकेबल नहीं हुआ। लेकिन हम लोग इस मॉडल की एक सक्सेस ये मानते हैं क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे, क्योंकि ये जर्मन साइंटिस्ट थे, और 1817 में, ये ध्यान रखिएगा 1817 में, और ये जर्मन के साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट। ठीक है, 1817 में इन्होंने पहली बार बताया एलिमेंट्स को अगर हम एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज करें, और फिर उसको ये फॉलो कराया, तो उन्होंने बताया जो चीज कुछ न कुछ मैच कर रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके ड्रॉबैक यही था कि हर जगह ये लागू न कर सके, इस कॉन्सेप्ट को हर जगह लागू न कर सके, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि डोबेर-एनर्जी का जो लॉ ऑफ ट्रायड है वो फेल हो जाता है। एक खासियत इसकी और जान लीजिए कि इनका जो लॉ है, अब जैसे देखिए इनके लॉ की बात कर रहे हैं, जैसे मेरिट्स तो हमने बताया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, लेकिन इनकी जो डिमेरिट्स है, कि डिमेरिट्स देखिए दो लाइन देख भी लीजिए। अब जैसे मेरिट्स, मेरिट तो यही, मेरिट्स में हम कह सकते हैं कि एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे जो है इन्होंने क्या किया था, अकॉर्डेंस एलिमेंट्स को अरेंज किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। सबसे कॉमन कॉन्सेप्ट तो यही हो गया इनका। ठीक है भाई, ठीक है, और इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप में किया, एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर, grouped together having what, having similar property। ऐसे एलिमेंट को ग्रुप किया था जिनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई, सिमिलर हो गई। पहले साइंटिस्ट थे जो जिन्होंने इस सब चीजों को बताया। दूसरा देखिए इनकी डीमेरिट्स, डीमेरिट्स तो यही थी कि जो इनका लॉ ऑफ ट्रायड्स था वो फिक्स था लिमिटेड एलिमेंट के लिए। लॉ ऑफ ट्रायड्स फिक्स फॉर लिमिटेड एलिमेंट, ये लिमिटेड एलिमेंट के लिए फिक्स था। एक तो यही हो गया। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जैसे एलिमेंट सेम ग्रुप के ही एलिमेंट इनके रूल को फॉलो नहीं कर रहे, जैसे अभी हम लोग देख रहे थे सेम ग्रुप एलिमेंट्स कांट ओबे लॉ ऑफ ट्रायड्स। अभी आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए आपने कहा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपने ये ट्रायड तो फॉलो कर रहा है। ट्रायड का रूल जो है फॉलो कर रहा है,
लेकिन ये वाला जो है कांट फॉलो, कांट फॉलो। अगर आप देखिए फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक मास जो होता है वो लगभग आपका होता है कितना, 19। फ्लोरीन का 19 होता है, Cl का आपने बताया 35.5 होता है, इसका 80 होता है। अगर इसको देखिए आप तो 19 प्लस 80/2 तो कितना हो जाएगा, 99/2, ये हो जाएगा 49.5, 49.5 और 49.5 है और यहाँ कितना है 35.5 है। एक ही ग्रुप में होने के बावजूद भी ये जो है लॉ ऑफ ट्राइड्स को जो है यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ इनकी डीमेरिट्स थी जिनको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, हम लोगों ने क्या जिनको देखा गया, तो इस आधार पे इनकी जो ये कॉन्सेप्ट था इसको क्या किया गया, माना गया कि इनमें ये कमी पाई जाती है। लैंग्स लॉ ऑफ अपटेक, न्यूलैंड्स के बारे में कहा जाता है इनको म्यूजिक बहुत पसंद थी, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है लाइक म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में और केमिस्ट्री। म्यूजिक और केमिस्ट्री दोनों इनको बहुत पसंद था और इन्होंने इसी दोनों को मिला करके अपना ला दिया, गिब्स ला। यानी म्यूजिक और केमिस्ट्री को अगर आप कंबाइन करके देखिए तो हम लोग यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ेंगे। इनकी भी खासियत थी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स इन्होंने भी वही बेस माना और एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट अरेंज किया। एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया इन्होंने, इनका भी कॉन्सेप्ट वही था, एलिमेंट्स अरेंज्ड on the basis of their what, increasing atomic weight, increasing atomic weight, यानी यहां पर भी एटॉमिक वेट के आधार पे इंक्रीजिंग किया, ठीक है। और इन्होंने कहा, इन्होंने टर्म यूज किया यहाँ पे, कहा कि जैसे हम लोग म्यूजिकल स्केल, चाहे जहां पर भी हम म्यूजिक की सीखने की बात करेंगे, म्यूजिकल स्केल में फिक्स है कौन सा, किस तरह से, जैसे देखिएगा सा रे गा मा पा धा ने, सा रे गा मा पा धा ने, ये देखिए सा रे गा मा पा धा नि। ये अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे म्यूजिकल स्केल बोलते वक्त हम लोग हर 8वां एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, रिपीट होता है। हर 8वां जो जिसे आप कहते हैं नहीं, स्केल में वर्ड जो है रिपीट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वां ही आ जाएगा। तो इन्होंने कहा अगर एलिमेंट्स को हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें एटॉमिक वेट के आधार पे, तो हर 8वां एलिमेंट्स पहले एलिमेंट्स की जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे हम इसको बनाने चल रहे हैं, देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7, ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक। अब पहला स्टार्ट करते हैं लिथियम, तो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये ध्यान रखिएगा जब इन्होंने न्यूलैंड्स ला दिया गया था तो उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए लिथियम फिर शुरुआत हो, फिर लिथियम के बाद सोडियम, फिर सोडियम बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर उसके बाद
पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है भाई। इसके आगे इन्होंने जो है अरेंज नहीं किया एलिमेंट्स को, अभी बताते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये इनका एलिमेंट्स है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि हर पहला एलिमेंट जो होगा वो 8वें जैसी सिमिलरिटी शो करेगा। देखिए लिथियम के पहला एलिमेंट हो गया, इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 8वां आएगा सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी, चाहे बेरिलियम देखिए 1 से यहां शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बेरिलियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सही शो करेगा एक जैसी। बोरान 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट एल्युमिनियम है, बोरान एल्युमिनियम के साथ प्रॉपर्टी शो करेगा। कहने का हमारा मतलब यहाँ पे है कि इन्होंने जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी किया, इन्होंने कहा कि जैसे म्यूजिकल स्केल रिपीट करती है 8वें के बाद, वैसे ही एलिमेंट्स भी सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन इंटरवल या आफ्टर मतलब 8th एलिमेंट जो होगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी को इन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है भाई, हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक, तो when elements are according to him, when elements are arranged on the basis of their increasing atomic weight, the property of every eighth element are similar to that of first element, as like that of म्यूजिकल स्केल। जैसे म्यूजिकल स्केल को आप कंपेयर करते हैं वैसे ही जो है, ठीक, आपका ये पहला एलिमेंट जो होगा वो 8वें एलिमेंट्स की जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। दिस इज कॉल्ड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये चीज है भाई, ठीक। तो ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, देख लीजिए, आगे की बातें फिर करें जल्दी से। हो गया, चलिए। अच्छा, हमने आपसे कहा कि जिस समय ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और इन्होंने, जानते हैं, ये जो जितने भी एलिमेंट्स आपको सब लाइटर एलिमेंट्स, मतलब हल्के एलिमेंट है, और उस जब है ये इनका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल नहीं होता है हैवी एलिमेंट्स के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। ये भी जान लीजिए, अभी सक्सेस में दिखाते हैं। ये हो गया भाई। तो आइए देखते हैं कुछ इसकी सक्सेस के बारे में। सक्सेस क्या था इनका और क्या क्या चीजें इन्होंने बताई थी। हमने बताया ना, ये इंग्लिश केमिस्ट थे, और साथ ही साथ 1865 में जो है इसको बताया था इन्होंने लॉ के बारे में। हमने बताया इनका सक्सेस। देखिए सक्सेस वही चीज, सबसे पहला सक्सेस तो यही है कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इन्होंने अरेंज किया। ठीक है भाई। और दूसरी चीज हमने आपसे बताया कि एप्लीकेबल ओनली फॉर
एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल ये थे, एप्लीकेबल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, पीरियडिसिटी। इन्होंने न्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड, न्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू टर्म इंट्रोड्यूस्ड दैट इज कॉल्ड, दैट इज पीरियडिसिटी। पीरियडिसिटी वर्ड का इन्होंने इस्तेमाल किया, जो न्यू टर्म है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होता है कि ग्रेजुअल डिक्रीज or increase in property after certain interval। ठीक है भाई, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद या कहिए रेगुलर इंटरवल के बाद जो है, अगर प्रॉपर्टी में घटना ग्रेजुअली मतलब कॉन्स्टेंटली जो है ग्रेजुअली डिक्रीज या इंक्रीज होगी प्रॉपर्टी आफ्टर सर्टेन इंटरवल, दैट इज कॉल्ड पीरियडिसिटी। एक वर्ड में ये चीजें इंफॉर्म देता है। पीरियडिसिटी टर्म को इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था भाई। ठीक है भाई, ये कुछ इनकी सक्सेस थी। डीमेरिट क्या थी, डीमेरिट देख लीजिए। डीमेरिट्स, अगर हम लोग डीमेरिट्स की बात करें तो आप जानते हैं इनका ला तभी जो है, इनका ला फेल हो जाता है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस को डिस्कवरी आप करिए, इनका ला फेल हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के बाद आ जाएगा नियॉन। नियॉन जैसे ही आएगा तो अब 9वां एलिमेंट हो जाएगा, कौन, सोडियम 9वां एलिमेंट हो जाएगा। अगर आपने लिया था, देखिए आपको अगर याद हो, आपने यही तो किया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो और उसके बाद सोडियम। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कौन सा नंबर आ रहा है, 9वां। तो इसका मतलब है इनका ये ला, जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, इनका ये ला जो है क्या हो गया, फेल हो गया। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, लॉ ऑफ फेल क्या हो गया, फेल। कांट अप्लाई, मतलब ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस बात, ठीक। और इसके बाद जो है डिस्कवरी ऑफ हैवियर एलिमेंट, जैसे हैवी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, हैवी एलिमेंट, ठीक, हैवी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, वहां पर इस लॉ को ये अप्लाई नहीं कर पाए। इस वजह से जो है ये कुछ इनके डीमेरिट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स साथ साथ चलते चले, तो इन्होंने, आपको ये आइडिया होगा इन्होंने किया क्या था, और हमें जानकारी होनी चाहिए कि इनकी मेरिट्स, इन्होंने जो काम किया था वो कितना अप्रिशिएट किया है। आपको मालूम होगा कि इनका ये जो काम था, इससे लोग प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद इन्हें जो है रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड लंदन ने जो है इन्हें डेवी मेडल जो है दिया। ठीक है, डेवी मेडल जो है काफी मतलब एक प्रकार से कहिए कि इज्जतदार मेडल जिसे कहते हैं, इज्जतदार, इज्जत पाया इन्होंने अपने वर्क के लिए। ठीक है भाई, यानी he got डेवी मेडल, डेवी मेडल फॉर हिज वर्क। ठीक है, और किसने दिया था, बाय
रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इसको दिया था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने जो है इसको दिया था इन 1887, इन 1887। मतलब इनका काम जो है, इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दिया उस इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग देखें तो काफी कुछ इन्होंने जो है एक बेस बताया, और उस बेस के सहारे जो है और भी चीजें डेवलप हुई। जो पीरियडिक टेबल का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहा, धीरे 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 हम लोग पीरियडिक टेबल की तरफ मूव कर रहे हैं। इन्होंने भी जो है अब उन सभी चीजों को बेस माना, और बेस मानने के बाद इन्होंने वर्क करना शुरू किया। अब इनकी भी बारे में सुनते हैं थोड़ा सा, ये भी क्या क्या चीज इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज किया। ठीक है, ये जब वर्क कर रहे थे, ये आप एक चीज और जान लीजिए, ये रशिया के केमिस्ट थे और 1869 में ये वर्क कर रहे थे। जिस समय ये वर्क कर रहे थे उसी समय एक साइंटिस्ट और थे, लोथर मेयर। ध्यान दीजिएगा, इनका भी कंट्रीब्यूशन काफी रहता है। लोथर मेयर जी, दोनों लोग सेम वर्क कर रहे हैं, बोथ डू। ये जर्मन साइंटिस्ट, ये कहां के थे, जर्मन। बोथ डू सेम वर्क, दोनों लोग सेम वर्क कर रहे थे और सेम रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे थे। ये भी खासियत है, सेम रिजल्ट ऑब्टेन, इनके बारे में कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये एक दूसरे के न तो फ्रेंड थे, न एक दूसरे के रिलेटिव थे, न एक दूसरे से इनका कोई संबंध। दे डोंट नो ईच अदर, डू वर्क सेपरेटली, डू वर्क सेपरेटली। इन्होंने जो भी वर्क किया वो अलग अलग किया, लेकिन जो रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा था, बट रिजल्ट्स आर सेम, रिजल्ट्स आर सेम। ठीक है भाई, रिजल्ट दोनों के जो आ रहे थे वो सेम थे, बस प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंस क्या था, डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस इज दैट कि जो मेंडलीव जी थे, मेंडलीव्स वर्क इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म ऑफ एलिमेंट। इन्होंने जो भी वर्क किया था वो टेबुलर फॉर्म में किया था। और मेयर जी का जो काम था, लोथर मेयर का जो काम था, इन्होंने जो है एलिमेंट्स को वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया। यही डिफरेंस था, यही डिफरेंस था दोनों में, और बाकी रिजल्ट सेम ऑब्टेन कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, लेकिन फेमस कौन है, मेंडलीव जी ज्यादा फेमस है। मेंडलीव जी का जो वर्क है इन्होंने पहले पब्लिश कर लिया, मेंडलीव जी ने अपना वर्क पहले पब्लिश कर दिया, इसलिए मेंडलीव जी को जो है ज्यादा लोग जानने लगे, उनके बारे में ज्यादा चीजें फेमस भी हुई, और वो काफी ज्यादा फेमस भी हुई, क्योंकि पीरियडिक टेबल के बारे में कोई पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतनी बातें बताई थी। ठीक है, मेंडलीव वर्क जो है, जो मेंडलीव जी ने वर्क किया था, मेंडलीव्स वर्क फर्स्ट पब्लिश्ड, first published, that's why Mendeleevs are much famous than लोथर मेयर। हमने कहा ना, लोथर मेयर से ज्यादा ये फेमस हुए। बाकी वर्क दोनों का एक जैसा था, तमाम चीजें
जो इन्होंने रिजल्ट निकाला वही रिजल्ट इन्होंने निकाला, बस अंतर क्या था, ये टेबुलर फॉर्म में निकालते थे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे। तो आइए लोथर मेयर का वर्क देखते हैं, फिर मेंडलीव जी के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते। ठीक है भाई, तो आज का पहला लेक्चर जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से ही है, तो जिससे आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो जाए। तो अगर आपने लिख लिया हो इसको पॉज करके या कर लीजिए, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट आइए, अगर हम लोग इसी को बात करें लोथर मेयर जी का, तो लोथर मेयर जी ने क्या कहा कि अगर हम लोग जो है एलिमेंट्स को एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के आधार पे, जैसे इन्होंने भी क्या किया था, एटॉमिक वेट के आधार पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था भाई। इनकी भी जो खासियत थी वो एटॉमिक वेट के आधार पे ही अरेंज किया था इन्होंने। तो अगर हम लोग एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज कर लें, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, तो यहाँ पे देखिए ये एटॉमिक वेट हो गया और ये एटॉमिक वॉल्यूम हो गया। इन्होंने जो बताया ग्राफ को कुछ इस तरह से, ये इस तरह से ये देखिए, ये पीक, ये क्या है, पीक। तो पीक पे एक जैसे एलिमेंट हो, ठीक है, ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग हुआ, ये डिसेंडिंग हुआ, ये असेंडिंग हुआ, ये डिसेंडिंग हुआ। इस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो पीक पे जैसे इन्होंने रखा अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, और भी ऐसे बन जाएंगे। और उसके बाद जो है असेंडिंग में इन्होंने रख दिया हेलोजन को, फ्लोरीन, फिर ये असेंडिंग हुआ क्लोरीन, फिर ये असेंडिंग हुआ ब्रोमीन, ऐसे अरेंज कर दिया। और डिसेंडिंग में इन्होंने रख दिया अल्कली मेटल्स को, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम। ठीक है भाई, ऐसे अरेंज कर। अब इसी तरह से बॉटम में कुछ होंगे। तो इस तरह से आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं एलिमेंट्स को। ऐसे तमाम एलिमेंट जो थे उनको अलग अलग डिसेंडिंग और असेंडिंग पे अरेंज कर करके इन्होंने बताया कि इस तरह से एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स अगर इस तरह से अरेंज होंगे तो हम कह सकते हैं ये असेंडिंग पे ये है, डिसेंडिंग पे ये है, फिर असेंडिंग, फिर डिसेंडिंग, फिर असेंडिंग, फिर डिसेंडिंग। पीक पर जो है आपके अल्कली मेटल्स हैं, ठीक, असेंडिंग पे आपके जो है हेलोजन है, डिसेंडिंग पे आपके जो है अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। इस तरह से आप सीधे सीधे इनकी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये इनका जो है आप क्या है, ये लोथर मेयर जी का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था एलिमेंट्स का, जिस ग्राफ की सहायता से उन्होंने एक्सप्लेन किया, सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया। बात क्लियर हुई? अगर इसी चीज को हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि एलिमेंट्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लोथर मेयर ने जी ने दिया और एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में मेंडलीव जी ने दिया। तो हम लोग को ये चीजें हुई। अब आइए चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव पीरियोडिक, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है मेंडलीव जी के साथ कुछ चीजें घटना भी घटी थी। घटना ये घटी थी, मेंडलीव जी जब रातों को सोते थे वो इतना वर्क में अपने डूबे हुए थे कि रात को सपने में भी इनको अपने ला आता था। जो ला पीछे पढ़ा आपने, उस लॉ के अकॉर्डिंग उनके दिमाग में लॉ बराबर चलता रहता कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ये इनके दिमाग में चलता रहता था। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो है कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से लोथर मेयर जी ने तो काफी
कम फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया, लेकिन इन्होंने वाइड प्रॉपर्टी लिया, ज्यादा प्रॉपर्टी लिया, ज्यादा प्रॉपर्टी को कवर किया। और ज्यादा प्रॉपर्टी को कवर करने के बाद इन्होंने कहा कि वास्तव में जो किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो पीरियाडिक फंक्शन होती है दियर एटॉमिक वेट। यही मेंडलीव का पीरियाडिक लॉ है। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आपसे पूछा भी जा सकता है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ elements are periodic function of their atomic weight। ये पीरियाडिक लॉ 1 नंबर का आपको इसको जरूर जो है याद रखना चाहिए। इसके बारे में आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, बाकी चीजें आप चाहे भूल ही जाए। ठीक, तो हमने कहा कि इनको पीरियडिक लॉ, ये लॉ इनके दिमाग में चलता रहता था, तो इस सपने में भी जो है ये क्या होता था, सोचते रहते थे। ऐसा हमारे साथ भी है। हम भी जो है इतना ज्यादा पढ़ाते लिखाते रहते हैं, इतना ज्यादा कि आप जानते हैं अगर बगल में हमारे कोई सो रहा है तो रात में ही हम उसको डांटने लगते हैं, उठो चलो बड़े खड़े होकर पढ़ो, इधर करो, उठो अभी पीटता हूं, रुक जाओ अभी बताता हूं। तो हमारे भाई जो है, बड़े भाई साहब हमारे बगल सोते आप की बात नहीं कह रहे हैं, सोते थे, तो वो डर के मारा उठ जाए कि अब भाग के चले जाए दूसरे कमरे में, बताएं कि अरे भैया उनके बगल कौन से, रात में भी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो तमाम इस तरह की जो है घटनाएं होती रहती है, जिससे आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जो आपके साथ दिन भर होता रहता है, रात में आप बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन्होंने भी बड़बड़ाना शुरू कर दिया, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इन्हें स्वप्न में देखते थे, ये सही। अब इन्होंने और क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स का नाम लिखा। ताश के पत्ते जानते हैं, ताश के पत्ते, एलिमेंट्स का नाम लिखा और ताश के पत्तों को उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज किया। एलिमेंट्स को लिख करके ताश के पत्तों पर और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक पीरियडिक टेबल इन्होंने डेवलप किया। हम लोग जो पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, जैसे भाई मेंडलीव जी का पीरियडिक टेबल, चूंकि रशियन थे, रसिया के साइंटिस्ट थे, तो रशियन भाषा में रहेगा, और रशियन भाषा में उसको तो हम लोग समझ ही नहीं पा सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है, कैसे लिखा है। लेकिन अगर हम लोग जो भी पीरियडिक टेबल आजकल पढ़ते हैं या जितनी भी पुरानी पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, वो एडिटेड फॉर्म है, उसमें काफी एडिट करके दिया गया है। अगर मेंडलीव जी की पीरियडिक टेबल देखना हो तो इंसाइक्लोपीडिया में देखिए, वहां पे आपको दिखाई देगा कि मेंडलीव जी की ओरिजिनल पीरियडिक टेबल कौन सी थी। अब बुक में भी जो भी आपकी बुक में पब्लिश्ड है वो सब कैसे हैं, वो एडिटेड फॉर्म है, एडिट किया हुआ फॉर्म है, जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई। आप मेंडलीव जी के बारे में कहावत क्या है, इन्होंने कहा, आप देखिए इस लॉ की चर्चा करते हैं। फंक्शन आप जान ही रहे हैं, फंक्शन जो किसी भी चीज पे बेस्ड, यानी फंक्शन का मतलब पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट पर बेस निर्भर करते, डिपेंड करते, दैट इज फंक्शन। और आप जानते हैं ये सपोर्ट, हमने आपसे कहा कि जो मेंडलीव पीरियडिक लॉ है वो सपोर्ट नहीं करता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को सपोर्ट नहीं करता। इन्होंने क्या कहा था, 8वां एलिमेंट, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा फिक्स्ड इंटरवल के बाद जो है रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी पाई जाएगी, ठीक है, और उसी टर्म को इन्होंने पीरियडिसिटी या पीरियडिक फंक्शन कहा। तो इन्होंने क्या कहा, द सिमिलर प्रॉपर्टी रीअकर आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल, दैट इज कॉल्ड पीरियडिसिटी या पीरियडिक फंक्शन। आपको मालूम है कि मेंडलीव जी जो थे वो रशियन थे, तो जो उनका ओरिजिनल पीरियडिक टेबल था वो रशियन लैंग्वेज में है, और रशियन लैंग्वेज में है तो हम लोग रशियन लैंग्वेज तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो इस वजह से वो पीरियडिक टेबल उतनी अच्छे से आपको जानकारी नहीं हो पाती। जितनी भी पीरियडिक टेबल हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, वो एडिटेड फॉर्म है, उसमें एडिट करके ही जो है हम लोग जो है उस पीरियडिक टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई। मेंडलीव जी की जो पीरियडिक टेबल थी उसके बारे में कहा जाता है उस समय नोबल गैस की तो डिस्कवरी थी नहीं,
नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं थी। टोटल जो है इन्होंने पूरे ग्रुप को जो है, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने 8 ग्रुप जो है कैटेगराइज किया था। मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में जो था, उन्होंने क्या कहा, 8 ग्रुप थे और नंबर ऑफ पीरियड्स जो है आपको दिखाई देंगे। वो कितने थे भाई पीरियड? क्योंकि आप जानते हैं एक लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये पीरियड हो गया, और टॉप टू बॉटम चलते हैं, ये क्या हो गया, ग्रुप था। तो इन्होंने जो ग्रुप की संख्या बताई 8, उस समय नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं, कांट डिस्कवर्ड, नोबल गैस की डिस्कवरी उस समय नहीं थी। ठीक है, तो ग्रुप को इन्होंने क्या कहा, जो ग्रुप थे 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर के 7 तक ग्रुप जो थे उनको इन्होंने कैटेगराइज किया, और कैटेगराइज किया ए और बी, ए और बी में जो है कैटेगराइज किया। ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं सब ग्रुप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब ग्रुप, सब ग्रुप में कैटेगराइज किया। तो इस तरह से आपको टोटल मिल जाएंगे 7 दूना 14 और 1 15 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ग्रुप में हम उन्हीं एलिमेंट्स को रखते हैं, ग्रुप में हम उन्हीं एलिमेंट्स को रखते हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है, सेम, जिनकी वैलेंसी सेम होती है। हम ऐसे एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल कॉलम। जो वर्टिकल कॉलम होता है वही आपका क्या कहलाता है, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल कॉलम जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, पीरियड। ये ध्यान रखिएगा। और वैलेंसी जो होती है, वैलेंसी कैन बी प्रेडिक्टेड, वैलेंसी कैन बी प्रेडिक्टेड on the basis of oxide formation of element। इन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, और ऑक्साइड फॉर्मेशन से वैलेंसी के बारे में जानकारी किया, और जब वैलेंसी की जानकारी हो गई तो उसे उन्होंने सही जगह पे उसको जो है सब्स्टिट्यूट किया। जैसे मान लीजिए, अगर हमने मान लिया कि जैसे लिथियम है, तो लिथियम जो ऑक्साइड बनाएगा लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो ऑक्साइड बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम जो ऑक्साइड बनाएगा K2O, इस तरह से ऑक्साइड। तो कहने का मतलब इनकी वैलेंसी +1 हो रही है, इनकी वैलेंसी +2 हो रही है। एल्युमिनियम जो ऑक्साइड बना रहा है Al2O3, इनकी वैलेंसी 3 हो रही है। कार्बन जो ऑक्साइड बना रहा है CO2, इनकी वैलेंसी +4 हो रही है। तो इस तरह से इन्होंने वैलेंसी जाना, और वैलेंसी के आधार पे अलग अलग ग्रुप में जो है सही पोजीशन पे एलिमेंट्स को जो है सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है भाई। और ग्रुप में तो वैलेंसी के आधार पे सब ग्रुप में और भी प्रॉपर्टीज को इन्होंने और भी प्रॉपर्टी मैच करी, मतलब मोर प्रॉपर्टी मैच, मोर प्रॉपर्टी यहां पे मैच करनी चाहिए। अगर और भी प्रॉपर्टी मैच कर रही है तो हम लोग उसको किसमें, सेम सब ग्रुप में रखते हैं। ये ध्यान रखिएगा भाई, उस समय इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक हो गया भाई, हटा रहे हैं इसको। अगर हम लोग इसी चीज को ऑब्जर्व करें, इसी को देख करके चलें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा उन्होंने, वैलेंसी, इसी तरह से आपने वैलेंसी के बारे में जानकारी भी कलेक्ट किया। अब हम लोग जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब पीरियड, 7 हॉरिजॉन्टल रोज था। जिसे आप क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज था जिसे आप पीरियड्स कहते हैं। और आप जानते हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, और लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज आपकी डिक्रीज करती है, यानी ये मेटल होगा, लेफ्ट साइड में मेटल होगा
और राइट साइड में क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किसी चीज को पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, इनकी मेरिट डिमेरिट सुन लीजिए, ये आपका फिर खत्म हो जाता है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, मेरिट्स क्या थी? मेरिट्स के बारे में अगर हम लोग देखें, मेंडलीव जी की जो पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स थी, आपको इतने ढेर सारे एलिमेंट्स थे, उनका सिस्टमेटिक स्टडी आप कर सके। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, सबसे पहली मेरिट तो इनकी यही थी, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट्स थे, भाई ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। मेंडलीव जी ने जिस समय पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था, उस समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 63। 63 एलिमेंट्स नोन थे, और सारी एलिमेंट्स को उनकी इंडिविजुअलिटी के आधार पे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के आधार पे आप स्टडी नहीं कर सकते। जैसे आप एक घर में 10 लोग हैं, तो 10 लोग उनकी प्रॉपर्टी के आधार पे अगर आपको समझना हो तो दिक्कत है, लेकिन अच्छे हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, इस तरह से अगर पढ़ना हो 2-3 क्लास बना दीजिए तो आप पढ़ लेंगे, आराम से जानकारी हो जाएगी। तो एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी हो सके, इसलिए एक तो इनका मेरिट यही था। दूसरा, इन्होंने जो है, आपको मालूम है एक सबसे खास मेरिट इनकी क्या थी? इन्होंने गैप छोड़ा था पहले से। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उसके लिए इन्होंने गैप छोड़ रखे थे। और जो गैप छोड़ रखे थे, आप जानते हैं कुछ गैप इन्होंने पहले से ही छोड़ रखे थे, और जो गैप्स के बारे में बताया कि भविष्य में कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा जिनकी प्रॉपर्टी जो है, और उन्होंने उन एलिमेंट जो भविष्य में डिस्कवर होने वाले होंगे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी पहले से ही अनुमान लगा दिया था। जैसे आपको अगर याद हो, आप सुने होंगे एक्का एल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन। एक्का मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है, इसे हम लोग कैसे वर्ड कहते हैं? संस्कृत वर्ड। और ये भी कहा जाता है, इनके एक मित्र मेंडलीव जी के थे उस समय, और उन्होंने जो है वो संस्कृत के ही प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान संस्कृत के थे, तो उनकी एक दूसरे से काफी मैच करती थी, काफी बातचीत होती थी, एक दूसरे के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात थे। तो इसलिए संस्कृत वर्ड का इस्तेमाल इस समय मेंडलीव जी ने ज्यादा किया। और एक्का का मतलब होता है नेक्स्ट। एक्का संस्कृत है, और संस्कृत में इसका मतलब होता है नेक्स्ट, यानी एल्युमिनियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट, सिलिकॉन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा। और इनकी प्रॉपर्टी को इन्होंने पहले से ही बताया था, इनकी प्रॉपर्टी को पहले से ही बताया था। तो एक्का एल्युमिनियम का मतलब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? आज जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है, एल्युमिनियम के बाद कौन सा आया? एल्युमिनियम के बाद आता है गैलियम। गैलियम को एक्का एल्युमिनियम कहा गया, और जर्मेनियम को एक्का सिलिकॉन कहा गया। ये जो है एल्युमिनियम और सिलिकॉन जो है, एक्का एल्युमिनियम और एक्का सिलिकॉन जो है, अब इनकी प्रॉपर्टी को इन्होंने पहले से ही बता दिया था। इनकी प्रॉपर्टी को इन्होंने पहले से ही बता दिया था, और वही प्रॉपर्टी सेम पाई गई। तो ये जो इनका जो मेरिट था, इस मेरिट से लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा नहीं भाई, वाकई जो ये बता रहे हैं भाई, भविष्य के बारे में जो बता दे, तो इसका मतलब उसमें उसकी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो लोगों का इनके प्रति विश्वास और डेवलप हुआ, मतलब और ज्यादा लोगों ने इनकी बातों को कंसीडर किया, और भी ज्यादा माना इन्होंने। ठीक है भाई। इन्होंने पीरियडिसिटी के बारे में, पीरियडिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया, पीरियडिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया। और इन्होंने कहा पीरियडिक प्रॉपर्टी जो होता है वो एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है भाई, एटॉमिक वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। गैस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, और उनकी प्रॉपर्टी को भी इन्होंने क्या किया? डिस्कवर्ड किया। तो ये कुछ इसकी इनकी मेरिट्स थी। अब डी मेरिट्स देख लेते हैं, फिर ये इसके बाद जो है आपका
ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट आइए, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स, कुछ इन्होंने जो भी चीजें बताई उसमें कुछ कमियां भी थी। कमियों में जो है इन्होंने क्या किया, पहली कमी तो यही, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। इन्होंने क्या किया, इनको डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ इन्होंने रिप्लेस कर दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई मतलब नहीं। ये सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इनको प्लेस किया ग्रुप विथ किसके साथ, कॉपर और एजी के साथ, कॉपर और एजी मेटल के साथ। इन्होंने इसको, चूंकि ये मेटल है जबकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, बस मेटल है, इस वजह से इन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। ये इनकी एक कमी है। और ये बहुत इनकी खासियत ये थी कि ये बड़े इतने ज्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करते थे, ये कहीं से भी स्विच कर जाते थे, किसी भी एलिमेंट को कहीं इधर उधर रीअरेंज कर देते थे। इनको इतना कॉन्फिडेंस था, अपने वर्क पे इतना कॉन्फिडेंस था कि इन्होंने जो है कुछ चीजों को जो किया वो सही भी हुई, लेकिन कुछ चीजें जो इन्होंने किया वो गलत भी हुई। तो ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बूस्ट किया था। जैसे सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, दूसरा सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स को इन्होंने अलग अलग रख दिया था। जैसे प्लैटिनम और एल्युमिनियम एयू है, आयरन, एक जैसे एलिमेंट्स को, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को इन्होंने अलग अलग कर दिया था। और अलग कर दिया था तो अलग अलग जब पढ़ना पड़ रहा था तो ये इनकी जो है ये भी एक ड्रॉबैक था, जो इन्होंने ये नहीं समझाया कि काहे ऐसा ये हो रहा है। ठीक है, इन्होंने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो आपको मालूम है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, H1, H2, H3, 1H1, 1H2, 1H3, यही तो है। तो इनका एटॉमिक देखिए, एटॉमिक मास तो अलग अलग हो गया। एटॉमिक मास अगर अलग अलग हो गया तो इसका मतलब इनका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास अलग अलग है। अगर एटॉमिक मास डिफरेंट है, सीधे सीधे हम लोग इसको ऐसे लिखें, H1, H2, H3, एटॉमिक मास डिफरेंट है तो एक ही एलिमेंट के तीनों एलिमेंट्स अगर एटॉमिक वेट के आधार पर अरेंज करेंगे, तीनों अलग अलग होगा। ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। एनोमलस पेयर, एनोमलस पेयर, इन्होंने क्या किया, इतना ज्यादा इन्होंने स्विच किया था एलिमेंट्स को। जैसे टेलुरियम है, आयोडीन, टेलुरियम और आयोडीन को अगर देखें तो एटॉमिक मास जो है टेलुरियम का हाई एटॉमिक मास होता है देन आयोडीन, लेकिन इसे पहले रख दिया और आयोडीन को बाद में रख दिया। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स को स्विच किया, स्विच द एलिमेंट, कॉन्फिडेंस बोल रहा था इनका भाई, स्विच द एलिमेंट, जहां जैसे जरूरत महसूस कर रहे थे वहां पे एलिमेंट्स को स्विच कर दे रहे थे। ठीक है भाई, जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट निकिल, कोबाल्ट और निकिल एटॉमिक वेट हाई होता है इसका, एटॉमिक वेट हाई देन निकिल, लेकिन इसको पहले रख दिया, इसको क्या रखा, बाद में रखा। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए इस चीज को, काहे ऐसा होता है। और ये तो आप जान ही रहे हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो आज तक चल रहा है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ये आज तक जो है
पीरियोडिक टेबल का जो है कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसकी सही पोजीशन एक्सप्लेन नहीं किया जा सका है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी पहले ग्रुप से भी मैच करती है, इसकी प्रॉपर्टी जो है 17th ग्रुप से मैच करती है। इसके बारे में कोई भी जो है जानकारी आप डिस्कवर्ड नहीं हुआ। ठीक, मेंडलीव जी ने इतना काम किया, लेकिन मेंडलीव जी को कोई भी ऑनर दिया नहीं गया। मेंडलीव जी का जैसे भाई अगर हम लोग ध्यान दें कि स्कॉट बाद में आए, स्कॉट जी ने इन्होंने डिस्कवरी किया नोबल गैस, डिस्कवर्ड नोबल गैस, इन्होंने नोबल गैस को डिस्कवर किया। ठीक, नोबल गैस को डिस्कवर किया और ये गॉट ए नोबल प्राइज फॉर हिज वर्क, ये इन्होंने नोबल प्राइज ऑब्टेन किया। ठीक, लेकिन मेंडलीव जी ने इतना बड़ा काम किया था, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इनको कोई भी जो है इस तरह से अचीवमेंट नहीं मिला। ठीक है, इनको कोई भी अचीवमेंट इस तरह से नहीं मिला। बस इनके ऑनर में क्या किया गया, रसिया में एटॉमिक रिसर्च सेंटर खोला गया इनके नाम पे, एटॉमिक रिसर्च सेंटर खोला गया इनके नाम पर, जहां पर आज भी लोग जो है, स्टूडेंट्स जो है एटम्स पे रिसर्च कर रहे हैं और इनके बारे में जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग यहाँ पे नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भाई, और मेंडलीव जी के नाम के ऑनर में जो है एलिमेंट सुना होगा आपने 101। ठीक है, अनिल यूनियम, इसका नाम जो है मेंडलीव जी के नेम के ऑनर में जो है इसका नाम दिया गया मेंडलीनियम, मेंडलीवियम। ठीक है, इनके नेम के ऑनर में जो है 101 यही इनको ऑनर मिला कि इनके नाम पे एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है रसिया में चलता है, जहां पर आज भी जो है रिसर्च किया जाता है, और इनके नाम से एक एलिमेंट का नाम पड़ गया जिसको हम लोग जो है 101 कहते हैं और इसे मेंडलीनियम कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी चीजें आप पढ़ डालिए। ये आपका जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, ये आपका पहला हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है जिसको आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इतना पढ़िए, बाकी की बातें जो है नेक्स्ट। थैंक यू।